चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपने समझ लिया ना, मैकेनिक्स का मैं हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, मोशन के एक तरीके से मोशन की हम लोग स्टडी कर रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स है, बातें नहीं बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स है तो फ्लूइड का भी क्या, फ्लूइड के मोशन की हम लोग स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो भी चीज फ्लो हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो सॉलिड तो फ्लो हो नहीं सकता, सॉलिड फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने देखा कि गैस है या लिक्विड है वो क्या करती है, फ्लो। तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, इज नोन एज फ्लूइड। और अभी हमने चर्चा क्या की, अभी हमने चर्चा की कि मैकेनिक्स की हम लोग ने चर्चा कर ली। तो फ्लूइड किस तरीके से फ्लो हो रहा है और फ्लो कर रहा है तो उसके प्रेशर में कहां कहां कैसा कैसा डिफरेंस हो रहा है या किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है, उन सब चीजों की चर्चा हम किस में करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे। मैंने आपसे बोला था जब हम पढ़ रहे थे सरफेस टेंशन, तब मैंने बोला था कि जब तक हम सरफेस की पानी के सरफेस की बात करते हैं तो हम उसको किस में पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन। अब जब पानी के अंदर चलेंगे तो किसकी बात करेंगे हम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक तरीके से हाइड्रोलिक्स का पार्ट है, थोड़ा और ऊपर आइए आप। तो ये कौन सी ब्रांच है, हाइड्रोलिक्स एक ब्रांच होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या मैकेनिकल चीजों की। जैसे हाइड्रोलिक्स, आप लोग ने हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स वगैरह देखी होंगी ना, जेसीबी में होती हैं। वो हाइड्रोलिक्स क्या होती है, वो मतलब हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की मदद से प्रेशर क्रिएट करके ब्रेक लगाई जाती है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है ना उसमें हाइड्रोलिक पंप्स होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं। तो ब्रेक सप्लाई कैसे की जाती है, वो फ्लूइड के प्रेशर का यूज करके की जाती है। उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, बस ये समझिए कि हाइड्रोलिक्स एक बड़ी ब्रांच है, उसके पार्ट है क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम दो चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे जब फ्लूइड हमारा स्टेशनरी हो और एक चर्चा करेंगे जब फ्लूइड हमारा मूव कर रहा हो। एक चर्चा करेंगे जब फ्लूइड हमारा स्टेशनरी हो, एक चर्चा करेंगे जब फ्लूइड हमारा मूव कर रहा हो। तो जब पहली चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखो उसको करेंगे स्टैटिक फ्लूइड, क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड। जो फ्लूइड हमारा कहां पे है, रेस्ट पे, और जो फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में हम करेंगे फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। देखो चर्चा किसकी चीज की करेंगे, फ्लूइड जब रेस्ट पे हो। सेकंड पॉइंट, फ्लूइड रेस्ट पे है लेकिन कंटेनर हमारा मूव कर रहा हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बायोंसी फोर्स पढ़ेंगे, पास्कल का लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे। ये किसमें पढ़ेंगे हम लोग, स्टैटिक फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड में। उसके बाद डायनेमिक फ्लूइड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे, टॉर्सल थ्योरम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, जब हमारा फ्लूइड क्या हो, मूव कर रहा हो, फ्लूइड हमारा मूव कर रहा हो। तो ये सारी चर्चा हम खत्म कर लेंगे तो फ्लूइड डायनेमिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। यही हमारा बचा हुआ है ना, जो हमारा फ्लूइड वाला चैप्टर है उसमें यही सारी चीजें पता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो अगर जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारा वो सारा चीजें लगभग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये बल्क मैटर खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। क्या बचेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों चीजें बचेंगी, वो भी एक हफ्ते का पार्ट है, नेक्स्ट वीक प्रोबेबली मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो इसमें लिखते हैं हम लोग, इसमें देखिए इट कम्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में लिखिए इट कम्स अंडर हाइड्रोलिक्स, इट कम्स अंडर हाइड्रोलिक्स, इट कम्स अंडर हाइड्रोलिक्स, इट कम्स अंडर हाइड्रोलिक्स। अब आप लोग भाई, आप लोग को फिजिक्स उतनी पढ़नी जितनी नीट के रिक्वायरमेंट में है। अदरवाइज जो हाइड्रोलिक है ना इस समय का बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ही मतलब वर्ल्ड में बहुत ही हॉट टॉपिक्स है। जितने भी तुम्हारी क्रेन्स वगैरह बनती है, हैवी व्हीकल्स बनते हैं, सब जगह क्या प्रेशर का ही यूज कर रहे हैं, प्रेशर का ही यूज कर रहे हैं। तो वो सारी मशीनें क्या हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें आपने सुनी होंगी कि हाइड्रोलिक मशीनें आई हुई हैं। हाइड्रोलिक मशीन क्या है, उसी फ्लूइड के प्रेशर का यूज करके, मशीन का प्रेशर का यूज करके हम अपना काम करा रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं या उठा रहे हैं या चीजों को कर रहे हैं। वो सारी चीजें क्या हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने जितने आप अब इस वक्त आविष्कार हो रहे हैं वो ज्यादातर हाइड्रोलिक्स पे हो रहे हैं, ज्यादातर क्या है, हाइड्रोलिक्स पे हो रहे हैं। बहुत आपको नहीं जानना है, हाइड्रोलिक्स के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टैटिक फ्लूइड और आया डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है। स्टैटिक लिखिए हाइड्रोलिक्स, यहां लिखिए हाइड्रोलिक्स, और हाइड्रोलिक्स में लिखिए स्टैटिक फ्लूइड, हो गया स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड, और आपका हो गया डायनेमिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड, ठीक।
कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अलग कोई शब्द है, समझ में आ रहा है? फ्लूइड का मतलब क्या? अब लिखिए स्टैटिक फ्लूइड में, लिखिए ऐसे लिखते जाइए, ऐसे एरो बना के लिखते जाइए। इसमें लिखिए फ्लूइड एट रेस्ट, एरो बनाइए। हाइड्रोलिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करिए, स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में लिखिए 4-5 पॉइंट है, लिख लीजिए। इस फ्लूइड हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। सेकेंड पॉइंट, फ्लूइड एट रेस्ट बट कंटेनर इज मूविंग, फ्लूइड एट रेस्ट बट कंटेनर इज मूविंग। थर्ड पॉइंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ARCHIMEDS, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फोर्थ पॉइंट, बॉयंसी फोर्स, BUOYANCY, बॉयंसी फोर्स। नेक्स्ट पास्कल लॉ, नेक्स्ट लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, उसमें लिखिए डायनेमिक फ्लूइड में लिखिए बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। फिर पढ़िए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर लिखो टॉर्सलीज थ्योरम, टॉर्सलीज। अरे बड़े बेकार से साइंटिस्ट से नाम भी अच्छा नहीं रख पाए अपना, टॉर्सलीज। ये भी क्या है? साइंटिस्ट का ही नाम है ना, टॉर्सलीज थ्योरम। फिर वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं। न्यूटन देखो बड़ा साइंटिस्ट है, नाम भी अच्छा रखा है न्यूटन, बोलने में भी अच्छा लगता है। इनका नाम देख लो, टॉर्सलीज थ्योरम और बर्नौलीज थ्योरम और वेंचुरी मीटर। ये सारी हम लोग स्टडी करेंगे तो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए हेडिंग डालिए फ्लूइड, हेडिंग डालिए फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखिए एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। अच्छा, मान लीजिए जैसे ये फ्लास्क है, फ्लास्क में वाटर भरा हुआ है, फ्लास्क में वाटर भरा हुआ है, तो मैं बोलूं कि आपसे इसका शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ द वाटर कंटेन इन दिस फ्लास्क? अभी आपको सिलेंड्रिकल लग रहा है, ठीक है। अभी कोई चौकोर सा कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर को डाल दूं तो क्या हो जाएगा भाई? उसी के शेप को ले लेगा। तो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड का अपना कोई शेप नहीं होता है, अपना कोई शेप नहीं होता, बट वॉल्यूम होता है। शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम होता है। भाई 1 लीटर पानी है इसमें, अगर मैं दूसरे कंटेनर में डालूं तो 1 लीटर ही तो रहेगा, और 1 लीटर मतलब क्या? वॉल्यूम ही तो है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बट शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो कोई भी फ्लूइड है उसका कोई शेप नहीं होता बट वॉल्यूम इज फिक्स, बट वॉल्यूम इज फिक्स। समझ में आया सबको? ठीक है, लिखो इसमें फ्लूइड डज नॉट हैव ए शेप, फ्लूइड डज नॉट हैव शेप, fluid does not have shape, it only have a volume, it only have a volume. Fluid does not have shape, it only have a volume, full stop. It takes the shape of the container, it takes the shape of container in which it is present. It take the shape of the container in which it is present, in which it is present. ठीक है, कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बताई। वॉल्यूम है, फ्लूइड है, फ्लूइड का कोई शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम तो फिक्स ही होगा ना बेटा।
अगर एक गिलास पानी है दूसरे में भी डालेंगे वो उतना ही वॉल्यूम उसका रहेगा, ठीक है, उसकी मात्रा तो सेम रहेगी। और मात्रा नापेंगे किसमें, फ्लूइड की, लीटर में नापेंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या है हमारा, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट लिखे डेंसिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डेंसिटी। छोटी छोटी चर्चा है, इसमें आपका यूज आएगा, डेंसिटी आपको पता है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कुछ चीजें अलग मिलेंगी आपको। डेंसिटी होता क्या बेटा, फ्लूइड की जब हम चर्चा करते हैं तो हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है आपको, ठीक है, वरना हम डी से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे किससे करेंगे, रो से करेंगे। और रो बराबर होगा क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद क्या है, इसकी यूनिट, अगर मैं इसकी यूनिट बोलूं तो क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, किसमें, एसआई में। और मैं बोलूं कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको क्या बोलेंगे, सीजीएस में। जिनको आता वो चुप रहेंगे, जिनको नहीं आता वो बताएंगे। ग्राम पर सीसी, इसका क्या मतलब है, बताओ भाई, ये कौन सी यूनिट है। जैसे मैं बोलूं कि 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू कितने केजी पर मीटर क्यूब, ये भी क्या है, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये क्या है, व्हाट इज दिस, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर। अरे ये और ये सेम ही है, ये क्या है, सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, बट ऐसा आपको दिखेगा नहीं, मिला, कैसा दिखा मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, बात तो एक ही है ना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाहे मैं सीसी बोलूं, चाहे मैं, जैसे आपकी गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल, कितने सीसी की है, 125 सीसी, सीसी मतलब क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर। और किस चीज का, ये पिस्टन का वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, पिस्टन का वॉल्यूम। इंजन होता है बेटा, इंजन है, देखो, अरे प्रचार वचार आते हैं मोबिल के तो तुम लोग देखे होंगे ना, ये क्या करता है, ये ऐसे पुश होता रहता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वही क्या होता है, वो वही सीसी है, वो क्या है, सीसी। अब गाड़ी लोगे तो किसमें लेते हो, 1.2 लीटर क्या होती है, जैसे फॉर्च्यूनर ले लो, कितने की आती है, 2.5 लीटर। व्हाट इज दिस, लीटर, वॉल्यूम, किस चीज का वॉल्यूम, पिस्टन का वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा पिस्टन क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उतना ज्यादा उसकी पावर क्या है, ज्यादा। छोटी मोटरसाइकिल लोगे 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, बुलेट ले लोगे 350 सीसी। क्या बात आ रहे, ठीक है, तो इतना सीसी है। लेकिन जैसे अब मारुति लोगे तो मारुति तो 800 सीसी से स्टार्ट ही हो रही है। जैसे कार है, कार को पावर ज्यादा चाहिए ना, उसके पिस्टन का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा चाहिए। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जैसे अब मेरे पास जो गाड़ी है वो 1250 सीसी की है, जैसे एस क्रॉस है तो 1250 सीसी। अब और ऊपर से लो तो 1500 सीसी। वो सीसी नहीं है, मतलब उसको बोलते हैं 1.2 लीटर। 1.2 लीटर मतलब क्या, 1200 सीसी, 1200 सीसी। अब फॉर्च्यूनर वगैरह ले लिए 2.5 लीटर, 2.5 लीटर मतलब 2500 सीसी ना। तो वो सीसी मतलब क्या है, सीसी मतलब उसके पिस्टन का वॉल्यूम, उसके पिस्टन का वॉल्यूम। नोट करिएगा इसको। इसको मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता चले, ऐसा नहीं है कि आप समझे कि क्या है, गाड़ी है, गाड़ी सीसी का क्या मतलब है। कोई बोलेगा तो आप समझ जाओगे ना, जिस बाइक का सीसी ज्यादा वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल, उतना ही ज्यादा पावर। पिस्टन का वॉल्यूम क्या है, बहुत सारे पिस्टन लगे हैं। जैसे गाड़ियों वगैरह में क्या होता है, पिस्टन की संख्या ज्यादा होती है। ये मान लो 100 सीसी, ये 100 सीसी, ये 100 सीसी, ऐसे 10 पिस्टन लगे हुए हैं और 10 पिस्टन क्या कर रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, वो प्रेशर दे रहे हैं उसको, ठीक है। 80 न्यूटन टार्क, कितने सीसी का इंजन,
समझ में आया? सीसी से मेरा मतलब है, सीसी से मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम 100 सीसी के अंदर रहते हैं तब उसको हम, जैसे मारुति भी आती थी तो बोलते थे उसका 800 सीसी, लेकिन जब 1000 से ऊपर चलेगा तो सीसी में नहीं बोलेंगे, फिर लीटर में बोलेंगे। भाई 1200 सीसी बोलना अच्छा थोड़ा ना लगता है, 1200 सीसी बोलना तो अच्छा, फिर हम उसको किस में काउंट कर रहे हैं? लीटर में काउंट करें तो गाड़ी के पीछे देखिए लिखा रहता है 1.2 लीटर, 1.3 लीटर लिखा रहता है ना, वो क्या है? पिस्टन का वॉल्यूम ही है। या बाइक पे लिखा हुआ 250 सीसी, वो क्या है? पिस्टन का वॉल्यूम है। छोटा वॉल्यूम है तो उसको सीसी में नाप दिया, लीटर से बड़ा हो गया तो उसको लीटर में नाप लिया। बड़ी गाड़ियां हैं तो वो 2.5 लीटर में भी, 2.5 लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फॉर्च्यूनर वगैरह आती हैं 2.5 लीटर में, वरना नॉर्मल गाड़ी ऐसा स्कॉर्पियो वगैरह तो 1.5 लीटर, 1.4 लीटर ऐसे ही है। ठीक है, चलिए, तो लीटर का आपको सीसी मतलब समझ में आया कि सीसी कोई अलग चीज नहीं है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। जैसे हम क्या लेते हैं? केजी पर मीटर क्यूब, और यहां ये क्या होती है? एसआई यूनिट है किस चीज की? ठीक है, हाँ, अरे ये सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है? सीजीएस है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ये सीसी। तो चाहे मैं सेंटीमीटर क्यूब लिखूं चाहे मैं सीसी लिखूं, तो 1 सीसी बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अरे लिखने का तरीका है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही चीज है ना। सीसी बोल दे या सेंटीमीटर क्यूब बोल दे, बात हमारी एक ही है। समझ में आ गई सबको? चलिए, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे और करते हैं। इसकी यूनिट, हाँ यूनिट तो हो गई। डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या है? ml-3। क्या है डायमेंशन? ml-3। फिर लिखिए हेडिंग डालिए रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। हेडिंग डालेंगे रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, चलो बताओ भाई, इसका डायमेंशन बताओ जरा, प्रीवियस नॉलेज चेक करूं आप लोगों की। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, क्या होती है ये? हाँ सही है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी का समझ में आया कि ये किसी चीज के रिलेटिव है। ये क्या है? किसी चीज के रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या? रिश्तेदार नहीं है, क्या है? किसी के रिलेटेड हम निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये डेंसिटी है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट भाई डेंसिटी ऑफ वाटर भी तो चेंज कर रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है, तो हम फिक्स कर देंगे टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी है उसके रिस्पेक्ट में है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं है। या टेम्परेचर चेंज हो गया तो हमको नहीं पता। ठीक है, हम रिलेटिव डेंसिटी को या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कंफर्म हुआ? ठीक है, लिखो रिलेटिव डेंसिटी, इसको लिखें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए बच्चों, छोटा छोटा सवाल आता है, नीट में कोई भी चीज अनइम्पोर्टेंट नहीं है, और जो पैटर्न अभी चेंज हो रहा है उसमें छोटी छोटी चीजें पकड़ रहे हैं। अब ये क्या पूछ लेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट बताओ। हैं कुछ बोलेंगे ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी संभलते ही समझ में आना चाहिए कि ये फ्लूइड से चैप्टर से रिलेटेड है।
इसका मतलब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यूनिट लेस, एंड डायमेंशन लेस। तो लिखो आर डी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। क्या याद रहेगी बात मेरी, ठीक है। अब देखिए, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर होता भी है, कितना होता है बेटा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को लिखते हैं 1 ग्राम पर सीसी। याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए, 1 ग्राम पर सीसी या 1000 kg पर मीटर क्यूब। कन्वर्ट करके देख लेना, सेम आएगा, ठीक है। 1 ग्राम पर सीसी चले आगे चले, बताइए बच्चों, आगे चलें, हो गया। लिखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, हेडिंग डालिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो एक लिक्विड 1 है और एक लिक्विड 2 है, और इसकी डेंसिटी है मान लीजिए ρ1 और मास है m1, इसकी डेंसिटी है ρ2 और मास है m2। मास क्या है, m2 है, ठीक है। दो लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी क्या है ρ1 मास m1, दूसरे की है ρ2 मास m2, ठीक है। अब डेंसिटी हमने पढ़ा है, डेंसिटी हम क्या कहते हैं, डेंसिटी बराबर क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां लिख देते हैं कि टोटल डेंसिटी जो होगी या मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ। तो टोटल मास कितना, m1 प्लस m2, वॉल्यूम कितना, v1 प्लस v2, m1 प्लस m2। अच्छा v1 बताओ क्या होगा, मास अपॉन, जग जाओ नया, सो रही हो, बीच में झपकी ले रही हो, क्या होगा, m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2। रात में सो जाया करो समय से, समझे, क्लास में नहीं सोया करो। पढ़ने से ज्यादा आपको कैसे पढ़ना है ये चीज जरूरी है। चलिए नोट करिए, समय शेड्यूल निर्धारित कर लीजिए, जो समय पढ़ने का है उसमें मैक्सिमम समय दीजिए, पढ़िए, बहुत एक्सटेंड मत करिए। 2 बजे तक पढ़ना है, 3:30 बजे तक पढ़ लिए, उसके बाद 1 घंटा मोबाइल चलाए, बज गया 4:30 हैं, फिर सोए, फिर उठे 11:30 बजे, फिर भागे भागे चले आए, बस फिर तो नींद आएगी। तो कोशिश ये करो कि जब पढ़ने बैठो तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं कि तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा ना, कि पीएम साहब आइए, चाइना ने आक्रमण कर दिया, अब क्या करें आगे। और टाइम पे सो जाइए, टाइम पे उठिए, 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की नींद लीजिए, बहुत परेशान मत होइए। हाँ 6 घंटे मिनिमम है, 6 घंटे से ज्यादा ही लो। जिस एज में आप लोग हो ना, आप लोग को 7-8 घंटे तो सोना ही चाहिए। एज के साथ ना नींद कम होती चली जाती है। जैसे जैसे एज, छोटा बच्चा देखा है ना 16-16 घंटे सो जाता है, बच्चा पैदा हुआ है ना वो सो ही रहा है दिन भर। 2-3 महीने का बच्चा देखो 16 घंटे 18 घंटे दिन भर सो रहा है, खाया पिया सो गया, खाया पिया सो गया। आप लोग की एज में आए तो फिर भी नींद आती है, 12-12 घंटे बच्चे सोते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, बुड्ढों को देखो वो सोते ही नहीं है, रात को 3 बजे जग जाएंगे। नहीं, ये नेचुरल टेंडेंसी है। आप लोग में घर में बुजुर्ग लोग होंगे, वो लोग सोते नहीं है ज्यादा, 4-5 घंटा सोएंगे, जग जाएंगे। अच्छा उनको काम भी कुछ नहीं है,
तब भी नहीं सो रहे हैं। हमारे पिताजी भी नहीं सोते, 3 बजे तक जाते हो, 3-4 बजे चाय पीने लगते हैं। अब हम पता चला सोते ही 2 बजे हैं। तो दिक्कत है। तो सो जाए करो, समय से सो, समय से उठो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। जितना अच्छा यूटिलाइज करो उतना ज्यादा बेटर में रहोगे। अब वरना झपकी खा रहे हो यहाँ पे। क्यों सो रही हो? कितने बजे उठी हो? बताओ, बोलो बोलो। अरे तुम्हारी स्टोरी नहीं है ये, आधे से ज्यादा सबकी स्टोरी है। मैं बोल टारगेट तुम्हें कर रहा हूं, ये सबकी स्टोरी है। समय से सो, समय से जगो। चलो, अगर m1 बराबर m2 कर दें हम, तो अगर m1 बराबर m2 तो क्या आंसर आएगा? लिखिए, इफ m1 बराबर m2 देन मिक्सचर क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, और ये हो जाएगा 2। भाई यहां से m कॉमन आ जाएगा, ये 2m1 आ जाएगा, यहां पे m1 कॉमन आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, ये याद नहीं रखना है, ये निकाल लेंगे। यहां पे भी मैं करा दे रहा हूं, प्रोफाइल सही है, करा दे रहा हूं, लेकिन आपको ये आना चाहिए ना। कहीं पे मास इक्वल हो जाएगा, कहीं पे वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा ना, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग जगह देखना है, कहीं कहीं पे कुछ भी हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है वो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। अब जब जैसा दिया होगा उस हिसाब से हम निकालेंगे, उस हिसाब से हम निकालेंगे। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? यहां पर लिक्विड 1 का ρ1 दिया है, और क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ। और क्या दिया हुआ? लिक्विड 2, ये डेंसिटी दी हुई है और मास दिया, वॉल्यूम हमको दिया नहीं है, तो वॉल्यूम हमको यहां पर निकालना पड़ेगा, हमने निकाल लिया। ठीक है, अब एक और केस करते हैं। अब इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, ये कल प्रोफाइल में करा रहा हूं, बिल्कुल भी कोई ये बोले याद कर लो ना, मत याद करो, निकाल लेना। निकाल लोगे? चलो नेक्स्ट करते हैं। प्रोफाइल, इसको लिख लो प्रोफाइल 1, इसको लिखो प्रोफाइल 1, ये पहली प्रोफाइल है, प्रोफाइल 1। याद नहीं करना है, समझते चलना है। नेक्स्ट लिखिए प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 2। प्रोफाइल 2 क्या कहती है? प्रोफाइल 2 हमसे कह रही है कि एक लिक्विड 1 है और दूसरा लिक्विड 2 है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा जो डेंसिटी है वो ρ1 है और वॉल्यूम क्या है? v1, और ये ρ2 और वॉल्यूम क्या है? v2। तो अब हमको क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के जब हम पास गए तो कहे कि भाई तुम अपना फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताएगी? ये बताएगी हम है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अच्छा, टोटल मास निकालने के लिए तो मास पता होना चाहिए ना, बताओ भाई। तो मास तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या बोलें? बातें नहीं अंजलि, सबसे ज्यादा बोलती लड़की। टोटल मास बोलो m1, m1 क्या होगा? ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इफ v1 बराबर v2 देन रो मिक्सचर बराबर क्या? ρ1 प्लस ρ2 डिवाइड बाई 2। खत्म हो गई कहानी। कुछ नहीं याद करना है, पता होना चाहिए बस। अलग अलग प्रोफाइल है, अलग अलग तरीका है, सेम फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं है। रो मिक्सचर बराबर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, चलिए तो डेंसिटी हो गया हमारे पास। क्या हमने देख लिया? क्या क्या चीज देख ली? डेंसिटी देख ली, और क्या देखा? अच्छा, डेंसिटी देखा भी। ठीक है, तो ये डेंसिटी के बारे में चर्चा थी। अब हेडिंग डालिए प्रेशर, हेडिंग डालेंगे प्रेशर। नोट हो गया ना बच्चों? नोट हो गया? अच्छा, नोट हो गया। चलो लिखो प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। तो
थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिक्विड है, लिक्विड की हर एक लेयर पे क्या होगा, प्रेशर होगा, हर एक लेयर पे क्या होगा, प्रेशर होगा ना कुछ फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा होगा। और नेट फोर्स तो एक तरीके से जीरो ही होगा, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड कंटेनर है, लिक्विड कंटेनर में क्या है, लिक्विड भरे हुए हैं, इसमें से मैंने एक लेयर निकाल ली, रेंडमली एक लेयर मैंने निकाल ली और ऐसे बना ली, तो इधर से जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स इस पे बराबर लगे, अगर नहीं लगाएगा तब तो ये अंदर चला जाएगा ना, तब तो लेयर क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। तो किसी भी लेयर पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा भाई, तभी तो जीरो होगा, अदरवाइज अगर नेट फोर्स कर दूं नीचे तब तो ये दबा देगी ना, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फोर्स जितना लग रहा होगा उसको बोलेंगे, नेट फोर्स की चर्चा नहीं करेंगे, हम करेंगे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है किस पे, पूरी लेयर पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो यही लिख लीजिए कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो P इजकल टू dF अपॉन डी ए लिख लो, dF अपॉन डी ए, F अपॉन ए है, स्मॉल की चर्चा करें तो dF अपॉन डी ए। और एक बात और, ये जो फोर्स होता है ना, समझिए ये फोर्स है, ये हम सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर मानेंगे, ये जो फोर्स है वो सरफेस के कैसे मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। तो यहां पर जो फोर्स है ना P बराबर F अपॉन ए है ना, तो ये F क्या है, ये F आपका परपेंडिकुलर वाला है, ये F क्या है, F आपका परपेंडिकुलर है। तो फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू एरिया, फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू एरिया, फोर्स शुड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। फोर्स क्या होना चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर है और एरिया, तो उसको फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए कि यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम बोल देते हैं पास्कल, और यूनिट होती है एटीएम और बार, ये अनदर यूनिट है एटीएम और बार। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस, ये न्यूटन और पास्कल ये दोनों तो सेम होते हैं, बट ये एटीएम बार क्या है, अलग अलग है ना। ये क्या है, ये भी प्रेशर की यूनिट है, क्या होती है अभी बताता हूं। और प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन बोल रहा है वेक्टर, अभी तो वेक्टर बोल रहे थे। अच्छा, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ प्रेशर आर लिखो, यूनिट ऑफ प्रेशर आर एटीएम, कौन सा, एसबीआई वाला एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, बार एंड टॉर। तीन लिखिए, एटीएम है और क्या है, बार और टॉर। ठीक है, अब लिखिए कि वन एटीएम बराबर 1.01325 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, पास्कल। इसको बस 1.01 ही बोल दो, इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या इसको कह सकते हैं 1.01325 बार। ठीक है, यानी कि 1 बार बराबर क्या, 1 बराबर 10 की पावर 5, 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। और 1 टॉर बराबर प्रेशर exerted by 1 mm of mercury column
कॉलम, और ये होता है 133 पास्कल, ये होता है 133 पास्कल। अरे बार टॉर समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? नॉर्मली याद रखिए 1 × 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब क्या? न्यूटन पर मीटर, इसका चाहे पास्कल बोल दो चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो। तो ये क्या हो गया 1 ATM बराबर 1 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई न्यूटन को मीटर याद है ना, एक बक्से में बंद कर दिया न्यूटन को, तो क्या बोल दिया, किसने बंद किया? पास्कल ने बंद किया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर? पास्कल के बराबर। तो 1 ATM बराबर क्या? 1 ATM बराबर 1.0, एग्जैक्ट डेटा ये है 1.01325। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा दिए हैं बस। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। 1 ATM बराबर 1.1, या इसको 1 ही मान लो चाहो तो ना, लेकिन 1.01 आप मानिए, 1.01 × 10⁵ पास्कल या इसके बराबर। अब देखो 10⁵ इतना पास्कल बराबर क्या? देखो 10⁵ पास्कल बराबर क्या? 1 बार। तो मैंने 1 ATM को क्या लिख दिया? 1.01325 बार। ठीक है, या 1.01 बार लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 ATM बराबर 1.01 बार। बार को छूते चला गया। बार BAR। ठीक है, 1 ATM बराबर 1.01 बार। ठीक है, यहां तक सही है। उसके बाद हम क्या बोले? 1 टॉर। 1 टॉर बराबर प्रेशर एक्सर्टेड बाई 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाई 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। अच्छा, ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है ये अभी चर्चा का विषय, अभी मैं पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा बैरोमीटर, एक पढ़ाऊंगा मैनोमीटर। ठीक है, तो उसमें आपको समझ पाएगा। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम के बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम के बराबर होता है। तो कैसे होता है जब उसकी चर्चा करेंगे तब समझाएंगे, इसीलिए लिखाया भी नहीं मैंने यहाँ पर। हाँ, लेकिन टॉर का लिख लो डिफिनीशन। टॉर बराबर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाई 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। तो 1 टॉर किसके बराबर है? 133 पास्कल। और पास्कल किसके बराबर है? न्यूटन को बक्से में बंद किया तो क्या आ गया? पास्कल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पास्कल बराबर क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 ATM बराबर क्या? 1.01 × 10⁵ क्या? पास्कल। ठीक है, और एक ATM बराबर, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। चलिए, इतना आपको समझ में आया। एक बात और लिखिए, एक लिखिए, मान लीजिए कोई कंटेनर है और कंटेनर में फ्लूइड रखा है। कंटेनर में क्या रखा है? फ्लूइड रखा है। तो ये प्रेशर इस पे फोर्स लगाता है, सब पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो मान लीजिए कि F2 है, ये क्या है? F1 है, और ये क्या है? F3 है। F1 F2 F3। तो देखिए जो वाटर है, वाटर फोर्स लगाएगा तो हमेशा ही जो सरफेस होगी कंटेनर की, जो सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स ऐसे लगा देगा, ऐसे फोर्स नहीं लगाएगा। कैसे लगाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस। ये बात और जाननी है, लिख लीजिए इसको। व्हेन फ्लूइड इज इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी है ना, कंटेनर कैसी बॉडी है? एक सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो फोर्स कैसे लगाएगा? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, when fluid is in contact with a solid body, when fluid is in contact with a solid body, then it exert a force, normal to the surface of solid body, normal to the surface of solid body, normal to the surface of a solid body। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए सॉलिड बॉडी। आगे कुछ नहीं है, बस
ठीक है, अब हेडिंग डालीजिए प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, हेडिंग डालिए प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी।